नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दुर्गाष्टमी है, तो आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामना। और माँ दुर्गा से यही कामना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपको सुख शांति मिले। और हमारा जैसे कि व्याकरण का टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे अपने चैनल पर भाषा। तो हमने भाषा टॉपिक को पिछली कक्षा में कंप्लीट पूरा पढ़ लिया था। अब उसी कड़ी में भाषा के बाद अपना अगला जो महत्वपूर्ण व्याकरण का टॉपिक है वो है वर्ण। भाषा के बाद दूसरा जो टॉपिक आता है सबसे महत्वपूर्ण वो है आपके वर्ण, क्योंकि कोई भी भाषा है तो भाषा के लिखित रूप में, भाषा के लिखित भेद के लिए हमें भाषा, जो लिखित भाषा है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? वर्णों की। और वर्ण भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद, वर्ण के उच्चारण स्थान आदि और कई सारे जो अलग अलग पॉइंटों को, अलग अलग बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं आज भाषा टॉपिक है उसका प्रथम, यानी कि प्रथम जो फेस जिसे हम कह सकते हैं कि वर्ण विचार का प्रथम फेस, यानी वर्ण विचार को पढ़ने से पूर्व हमें ये सब आना चाहिए कि वर्ण क्या है, उससे पूर्व हमें ये आना चाहिए। जैसे कि यहाँ वर्ण विचार में हम सबसे पहले देखते हैं ध्वनि, यानी कि ध्वनि किसे कहते हैं। यानी वर्ण विचार टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इन बिंदुओं पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहां आपके वर्ण विचार टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं तो इन परिभाषाओं से या इन बिंदुओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है ध्वनि, यानी कि हमें पता होना चाहिए ध्वनि किसे कहते हैं। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव न हो, जिसके और टुकड़े और खंड करना संभव न हो, और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? ध्वनि। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड और टुकड़े नहीं किए जा सके और वह भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति है, वही क्या कहलाती है? ध्वनि। अर्थात ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भी हम इस बिंदु से समझ सकते हैं। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? ध्वनि। अगला पॉइंट आपकी वर्ण। ध्वनि के बाद अगला है वर्ण। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उसकी जो लिखित रूप होता, उसका जो लिखित रूप होता है वही आपके वर्ण कहलाता है। अर्थात लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाता है, जबकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। और आपके अगला पॉइंट, अगला बिंदु है अक्षर, यानी कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए वे अक्षर कहलाते हैं। यानी कि ऐसी ध्वनियां जो हम बोलते समय श्वास के एक ही झोंके में, एक ही आघात में बोल दे, वो क्या कहलाते हैं? अक्षर। जैसे महान, मम आदि में अंतिम जो वर्ण है हलंत वर्ण है, यानी कि स्वर रहित वर्ण का आना, मूल व्यंजन का आना, तो वो मूल व्यंजन ही क्या कहलाता है? आपके अक्षर। जैसे एक ही आघात में इनका उच्चारण हो रहा है, इसलिए ये ध्वनियां क्या कहलाती है? अक्षर। अक्षर ए यानी नहीं होता है, जिसका क्षर यानी क्षरण या नाश, वो क्या कहलाते हैं? अक्षर। ऐसे वर्ण जो मुख से निकलकर और वायुमंडल में, अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाते हैं, उन्हें अक्षर बोलते हैं, अक्षर कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका लिपि। अगला है लिपि, यानी कि भाषा को लिखकर, हमारी जो भाषा है उसे लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह, वो निश्चित ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से किसी भी भाषा को हम लिख कर प्रकट करते हैं, वो ही क्या कहलाती है? लिपि। यानी कि
हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, जो ब्राह्मी लिपि से ली गई है, जिसका जो लेने का कार्य कौन सी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। यानी कि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए जो निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिपि। अगला पॉइंट, मात्रा। यानी कि मात्रा किसे कहते हैं, आदि को हम समझना है हमें। यानी कि वर्णों के उच्चारण काल को, अर्थात वर्णों को बोलते समय लगा हुआ समय, किसी भी वर्ण को बोलने में कितना समय लगा, वो समय ही उसकी क्या कहलाता है, मात्रा। अर्थात वर्ण के उच्चारण में लगा हुआ समय ही क्या कहलाता है, मात्रा, या वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। अगला पॉइंट है अपने व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र होता है, यानी कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना या लिखना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा को परिष्कृत या साफ या शुद्ध करने का कार्य करता है। तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना या पढ़ना या लिखना सीखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा को परिष्कृत करने का या शुद्ध करने का कार्य करता है। यानी भाषा में कोई त्रुटि है, भाषा में कोई समस्या है, भाषा में अशुद्धता है, तो उसे शुद्ध करने का कार्य करेगी व्याकरण। अगला, वर्णमाला। यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात हम जो वर्णों को पढ़ते हैं तो वर्णों का क्रम से जो संपूर्ण वर्णों का समूह है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। इसके बाद अगला जो पॉइंट, अगला बिंदु है अपना शब्द। तो आ जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द, तो वो गलत होगा। वर्णों के समूह को ही शब्द नहीं कह सकते। शब्द होता है वर्णों के सार्थक समूह को, यानी कि वर्णों का समूह तो हो लेकिन ऐसा हो कि वो कोई अर्थ प्रकट करे, तो ही वो क्या कहलाता है, शब्द। अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण समूह है शब्द कहलाता है। यानी कि ऐसा शब्द समूह है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ ये नक लिखा हमने, इस वर्णों का समूह है तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे शब्द ने कहते हैं। लेकिन हमने लिखा नाक, तो इसका एक अर्थ होता है, एक अर्थ प्रकट करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, शब्द। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है, अर्थात अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे वाक्य। अगला है वाक्य, यानी कि शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। हमारे जो शब्द है वो निरर्थक स्थिति में या क्रम में रखे होते हैं तो वो वाक्य नहीं होगा, वो सार्थक क्रम में अगर रखे हैं तो वो वाक्य कहलाता है। अर्थात अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं सीता पुस्तक पढ़ती है पुस्तक, या उल्टा सीधा हम उसे सीता आदि करते हैं तो वो शुद्ध वाक्य नहीं होकर अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए शब्दों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य। इस प्रकार आपने देखा। अगला पॉइंट, वर्णों के भेद। अगला आता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। हमने देखा कि वर्ण विचार टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी क्रम में हम इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद देखते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, या वर्णों के भेद बताइए। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मुख्यतः तो कितने भेद होते हैं, 2, जबकि कुल कितने भेद होते हैं, 3। हिंदी वर्णमाला में मुख्य भेद वर्णों की पूछी जाए तो 2 है, जबकि कुल कितने होते हैं, 3। जैसे मुख्य भेदों में, मुख्य बिंदुओं में है आपके स्वर और दूसरा है व्यंजन, यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और तीसरा जो भेद है वो है आपके अयोगवाह। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में मुख्य वर्ण तो 2 प्रकार के, जबकि कुल वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके स्वर, व्यंजन और अयोगवाह आते हैं। इस प्रकार हमने वर्ण विचार जो प्रकरण है, वर्ण विचार टॉपिक है, जो हमारे व्याकरण का दूसरा मुख्य प्रकरण है,
मुख्य टॉपिक है उसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होने से पूर्व हमने उसकी अन्य कई सारी जो बिंदु है जिन पर विचार किया जो वर्णों से संबंधित है। इसी क्रम में हमने वर्णों को देखा। आगे की कड़ी में, आगे के जो आपकी क्लास में हम आगे ये स्वर, व्यंजन और अयोगभाव आदि को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इनके उच्चारण स्थान आदि को समझेंगे। अब जो आपने पढ़ा इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है या अन्य और कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपको वहां कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक जरूरी सूचना, यानी कि 15 अप्रैल से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नए बैच आरंभ हो रहे हैं, तो आप सहयोग करें, अच्छा पढ़ें और आगे बढ़े। धन्यवाद।